स्वामी जी, थोड़ा पारिवारिक सिस्टम पर बात करते हैं कि हमारा जो पारिवारिक सिस्टम है वो विश्व का सर्वोत्तम सिस्टम है। क्यों है? एक लड़के लड़की का एंगेजमेंट शादी होती है तो वो रिश्ते कई गुना मल्टीप्लाई हो जाते हैं। नाना ससुर, दादा ससुर, नानी सासू, दादी सासू, ननंद भुजाई, ये वो, जो कि अन्य देशों में नहीं मिलता है। और ऐसा कहा जाता है शादी एक जन्म का नहीं है, 7 जन्मों का बंधन होता है। ऐसा भी कहते हैं कि जब किसी लड़के लड़की का संबंध जोड़ दिया तो कहते हैं कि ये 7 जनरेशन तक चलता है। इतनी बड़ी गहन हमारी ये शादी ब्याह की प्रथा है। लेकिन आज का सिनेरियो देखो, लव मैरिज होती है और जो कोर्ट ने आजकल लागू किया है कि वो अपने साथ में लिविंग का भी अलाउ कर दिया है। और उसके अलावा जो है सब कुछ होने के बाद, अच्छी तरह से लड़का लड़की पसंद करने के बाद भी 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने डाइवोर्स हो गया और पति ने पत्नी को छोड़ दिया। लड़की अपने मायके जाके बैठ गई, जबकि इतना करोड़ों रुपए खर्च किए गए, इतनी छानबीन करके किया गया है। तो आखिर ये बहुत बढ़ता जा रहा है, इस पर रोक नहीं लगाई तो ये हमारा सिस्टम है, हमारी पारिवारिक व्यवस्था है, बदनाम हो जाएगी, व्यक्ति दुखी हो जाएगा और सुंदर सिस्टम है वो फेल हो जाएगा आने वाले जनरेशन के लिए। इससे सुंदर सिस्टम दुनिया में कहीं नहीं, ये प्रूव हो चुका है। तो स्वामी जी, इस सिस्टम को पुनर्स्थापित करने के लिए, वैसा ही बनाए रखने के लिए अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से क्या सॉल्यूशन है, ताकि कि ये सारी चीजें पैदा ही क्यों हो, पहले सोच समझ के की जाए। और करते भी है फिर भी पैदा क्यों हो रही है। जय सच्चिदानंद। आप सबको, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतवर्ष की जो हमारी सामाजिक जीवन जीने की जो पद्धति थी वो बहुत श्रेष्ठ थी, सर्वश्रेष्ठ थी और पूरी दुनिया में उसकी प्रशंसा आज भी हो रही है। संयुक्त कुटुंब, संयुक्त कुटुंब के अंदर एक दूसरे की मर्यादा थी और सभी लोग घर के पूरे परिवार में कामकाज करते रहते थे। भले ही कभी कभी संघर्ष भी होगा, अलग अलग व्यक्तियां हैं, दिमाग अलग अलग है, फिर भी साथ में रहने से बहुत सारे तनाव का जो प्रॉब्लम आता है वो नहीं रहेगा। क्योंकि कोई ना कोई काम घर में होता ही रहेगा, करता ही रहेगा। आपको कहीं बीमार हो, कहीं बाहर जाना है, कभी छुट्टी लेना है तो आप कर सकते थे, क्योंकि इतना बड़ा परिवार में 1-2 व्यक्ति बाहर जाएगा तो कोई फर्क नहीं होगा। और दूसरी बात, बड़ा परिवार में पैसा भी कम लगता है, क्योंकि वही पुरानी हवेली में सब लोग साथ में रहते हैं और रात को एक कमरे में सो जाते हैं और दिन में तो सब वही एक किचन होता है, ड्राइंग रूम भी एक होता है। तो उसमें क्या होता है, खर्चा बहुत कम होता है। अगर घर के अंदर 5-7 लोग कमाते हैं और फिर एक ही किचन में खाना खाते हैं तो एक्सपेंस बहुत कम होता है। दूसरी बात, अगर 5-10 व्यक्ति कोई गेस्ट आ जाएगी तो भी तकलीफ नहीं होगा, बड़ी फैमिली है। तीसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर 5 साल का बच्चा ऐसे 20-25 व्यक्तियों के परिवार में रहेगा तो मैं समझता हूं अगर 20-25 साल की उम्र हो जाएगी तो वो इतना मैच्योर हो जाएगा, क्योंकि घर में ही 25 प्रकार की खोपड़ी के साथ वो टकरा के सेट हो गया है, हाउ टू एडजस्ट विथ ईच अदर। तो इसीलिए वो बच्चा भी या बच्ची भी अपने जीवन में फिर कभी भी कोई भी संघर्ष आएगा तो वो उसको डाइजेस्ट कर पाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग घर पे मिल गई है। तो ये सब प्लस पॉइंट था। मगर आज क्या हो गया, छोटा परिवार सुखी परिवार, घर में हस्बैंड और वाइफ ही है और कभी कभी ये 2 बच्चे होते हैं। फिर क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम में जाना है तो बच्चे को छोड़ के जा नहीं सकते हैं। दूसरी बात, घर में कोई तकलीफ आ जाती है, काम ज्यादा आता है, बीमार हो जाता है
बाहर जाना है, नहीं जा सकते। बीमार होगा, कौन करेगा? सबसे पहला अटेंडेंस कौन करेगा? मेरे घर का काम कौन करेगा? खाना पीना, साफ सफाई, कपड़ा लत्ता, बर्तन वगैरह कौन करेगा? दूसरी बात, यह सब कुछ होते हुए भी बच्चे को कोई प्रकार की ट्रेनिंग नहीं मिलती है घर के अंदर, क्योंकि माँ बाप दोनों जॉब करते हैं और बच्चा पढ़ाई करता है। फिर वो माँ बाप भी जॉब करके आएंगे, फिर घर का काम संभालेंगे, ये करेंगे, वो टायर्ड हो जाएंगे। तो बच्चे के लिए वो संस्कार देने का वो अटेंशन नहीं दे पाते। तो इसीलिए बहुत सारे वीक पॉइंट है छोटा परिवार में। और दूसरी बात क्या होती है, छोटा परिवार जो होता है तो उनकी सोच क्या होती है, छोटी होती है, क्योंकि ज्यादातर वो संघर्ष नहीं करते, तो इस प्रकार का जीवन जीने का माहौल बन गया। अभी उसके परिवार में अगर 2-3 व्यक्ति आती है तो वो उनके लिए भारी बन जाता है, क्योंकि वो इतना लोड नहीं ले पाते हैं अकेले होने के नाते। तो पैसा भी इतना कम लगता है, पैसा भी के हिसाब से वो उसको भारी पड़ता है, और काम के लिए हिसाब से भी उसको भारी पड़ता है, और बच्चे को ट्रेनिंग भी नहीं मिलती है। तो मैं समझता हूं हमारे भारतवर्ष की जो संयुक्त कुटुंब की जो सुविधा है, व्यवस्था है, जो सदियों से चली आई है, उसमें हम कितना कारगर होते हैं। तलाक का भी बोले, तलाक है, तलाक क्यों होते हैं उस पर? हाँ, तो कारगर होते हैं। तो इस प्रकार के, अगर उस प्रकार के बड़े फैमिली में रहेंगे तो इतने सारे प्रॉब्लम जो दिख रहे हैं वो नहीं होंगे। दूसरा एंगल कहेंगे तो छोटे परिवार में तलाक होता है, क्योंकि छोटे परिवार में कोई ऐसा मुखिया नहीं है जो दोनों के ऊपर वॉच कर रहा है और दोनों को गाइड कर रहा है और दोनों को एश्योरेंस दे रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, और दोनों व्यक्ति अपने अहम से पढ़ी लिखी है, पैसा कमाती है, और छोटी छोटी बातों में अहंकार टकरा जाता है, क्योंकि दोनों एजुकेटेड है और दोनों पैसा कमाते हैं। तो एक दूसरे की क्यों सुनेगा, ऐसा दिमाग में आ जाता है कि मैं भी पढ़ाई किया, आपने भी किया, कि मैं भी जॉब करके पैसा लाती हूँ, आप भी लाते हैं। तो उसमें क्या होता है, अहंकार का टकराव हो जाता है, और अगर ये टकराव लंबा चलता है तो फिर तलाक हो जाता है। तो इसीलिए हमारे समाज में ऐसी परिस्थितियां क्यों आई? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। पढ़ना लिखना कोई गलत बात नहीं है, और पैसा कमाना भी गलत नहीं है, मगर पढ़ना लिखना और पैसा कमाने के साथ अगर हम संयुक्त कुटुंब में रहते हैं तो मैं समझता हूं सबके लिए अच्छा है। भले ही अपना बेडरूम सबको अलग अलग मिले, मगर खाने का एक होना चाहिए, एक ही जगह होनी चाहिए, और ड्राइंग रूम एक होना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति आ जाए तो समा जाएगी, और बच्चे की ट्रेनिंग हो जाती है, और कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा, और कभी कोई व्यक्ति अतिथि के रूप में परिवार में आती है तो भी वो एडजस्ट हो जाएगी। तो इसलिए मैं मानता हूं कि तलाक की भी बात करेंगे तो अगर संयुक्त कुटुंब होगा तो एकदम से ऐसा नहीं सोचेंगे, क्योंकि बहुत सारे घर में परिवार में होते हैं तो जिसमें समाधान मिल जाता है, और एक प्रकार की ऐसा लगता नहीं है कि वो परिवार से बाहर निकल जाए। हो सकता है कि थोड़ा बहुत संघर्ष रहता है, मगर वो एडजस्ट हो जाता है परिवार के साथ रहेगा तो, क्योंकि एक दूसरे को बता के समझ सकते हैं। मगर जब दोनों ही व्यक्ति किसी को बताने का स्कोप ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे, और फिर मन में फिर चक्कर चलते रहते हैं, और फिर लगता है कि नहीं अभी मेरे को बैर नहीं होता है तो मैं अलग हो जाऊं। तो ऐसा होता है। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था में हम संयुक्त कुटुंब के लिए सोचे वो बहुत अच्छी बात है। विभक्त कुटुंब नहीं, संयुक्त कुटुंब, और उसमें ही सबकी भलाई है, परिवार की भी, परिवार के सभी सभ्यों की भी, और जितना साथ में रहता है तो स्ट्रेंथ बहुत होती है। अगर कोई सामने वाला व्यक्ति कुछ गलत करने के लिए हमारे घर पे आता है, अगर बड़ा फैमिली है तो नहीं आ सकता है, क्योंकि कितने सारे व्यक्तियों की आंखें और दिमाग होता है, तो वो नहीं सोच सकते। मगर घर में एक या दो ही व्यक्ति है तो इसको निपटना, इसको फुसलाना, इसको मिसगाइड करना या इसका लाभ लेना आसान हो जाता है। और इसीलिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसमें बड़े परिवार में रहेंगे तो अच्छी बात है। सिर्फ बेडरूम अलग बनाओ, बाकी ड्राइंग और किचन साथ बनाओगे, मैं समझता हूँ पूरी परिवार के लिए अच्छा है। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और बच्चे भी धीरे धीरे आसानी से परिवार के साथ तैयार होके
आगे बढ़ेंगे। बस यही मेरी राय है उसके ऊपर। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया तलाक की समस्याएं और परिवार में बिखराव की समस्याएं, न्यूक्लियर फैमिली की समस्याएं, इन सब का समाधान है कि जहां तक संभव हो संयुक्त परिवार रहे। वो समय तो चला गया जब 3-3, 4-4 जनरेशन रहती है, लेकिन आजकल इतना ही हो कि अपने माता पिता को साथ रखें तो भी वो संयुक्त परिवार मान सकते हैं, क्योंकि उनको कंट्रोल करने वाले व्यक्ति मिल जाएंगे, उनको अम्ब्रेला मिल जाएगा, उनको सलाह देने वाले मिल जाएंगे, एक अनुशासन करने वाला मिल जाएगा। उसके संकोच के अंदर ये सारी चीजें नहीं हो सकती है। तो संयुक्त परिवार जो है, जितना भी हो, बड़ा ना हो छोटा हो, तो वो आज इन सब समस्याओं का एक समाधान आपने बताया। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।